हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल गुरुकुल क्लासेज बाय शर्मा सर में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th के लिए वैद्युत धारिता चैप्टर से प्रारंभ करने जा रहे हैं। भौतिक विज्ञान का यह चैप्टर आज प्रारंभ हो रहा है। हम प्रारंभ करते हैं कि वैद्युतीय आधार पर पदार्थों को 3 कैटेगरी देते हैं। नंबर 1, विद्युत के सुचालक, कुचालक और तीसरा आपका है विद्युत रोधी। विद्युतीय गुणों के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में विभाजित कर रहे हैं। सुचालक पदार्थ वो पदार्थ हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह सुगमता से होता है। वास्तव में इनमें आवेशित कणों जो धात्विक पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के रूप में होते हैं पर्याप्त संख्या में होते हैं, और कुचालक पदार्थों में इनकी संख्या बहुत ही न्यून होती है, इसलिए ये विद्युत धारा के अच्छे चालक नहीं हैं। और इंसुलेटर जो विद्युत रोधी है, गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, इंसुलेटर। इंसुलेटर विद्युत रोधी पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बिल्कुल नहीं होती, ये किसी भी तरह से विद्युत का प्रवाह नहीं करते। सुचालक पदार्थों में धातुएं हैं आपकी। कुचालक पदार्थों में भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थ जो आंशिक रूप से विद्युत चालन करते हैं, जबकि विद्युत रोधी पदार्थों में आप रबर, प्लास्टिक, सूखी लकड़ी, ये सब विद्युत रोधी पदार्थ हैं। अब विद्युत चालन की क्रिया होने पर विद्युत चालन की क्रिया होने पर यदि किसी पदार्थ पर विद्युत आवेश पहुंचता है, जैसे कोई भी सुचालक पदार्थ है उसको यदि विद्युत आवेश दिया जाए तो वह आवेश को ग्रहण करेगा और उसका विभव शून्य से धीरे धीरे उच्च मान को प्राप्त करता है। निष्कर्ष, किसी भी सुचालक पदार्थ को आवेश देने पर उसका वैद्युत विभव बढ़ता है। वैद्युत विभव बढ़ता है प्रायोगिक रूप से देखा गया। किसी भी आकृति का एक सुचालक पदार्थ, इस पदार्थ को हम आवेश देते हैं। आवेश देने पर यह आवेश को ग्रहण करता है। आवेश के ग्रहण करने पर इसका वैद्युत विभव धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। कोई भी सुचालक पदार्थ आवेश ग्रहण करते करते एक ऐसी स्थिति में आ जाएगा कि और आवेश ग्रहण नहीं करेगा, यानी ये आवेश ग्रहण करने की उच्चतम क्षमता पर पहुंच गया। किसी व्यक्ति को भूख लगेगी, वो भोजन करेगा, लेकिन भोजन करते करते फिर एक स्थिति ऐसी आएगी उसका पेट भर गया तो पुनः भोजन नहीं करेगा। तो उसी तरह से सुचालक पदार्थ को आवेश देने पर आवेश ग्रहण करता है, और आवेश ग्रहण करने के फलस्वरूप उसके वैद्युत विभव में, पोटेंशियल में इंक्रीजमेंट होता है। प्रायोगिक रूप से देखा गया कि आवेश जितना अधिक दिया जाएगा उतना ही वैद्युत विभव बढ़ेगा। वैद्युत विभव किसी चालक का उसको दिए गए आवेश के अनुक्रमानुपाती है। आवेश की न्यून मात्रा न्यून विभव बढ़ाएगी, आवेश की अधिक मात्रा अधिक विभव बढ़ाएगी। तो Q समानुपाती नियतांक लगा करके Q बराबर करेंगे। इसके लिए नियतांक C लिखते हैं, और इस नियतांक को कहते हैं कि उस आवेशित पदार्थ की वैद्युत धारिता है। कैपेसिटेंस, वैद्युत धारिता, इस संबंध में C एक नियतांक है और इसे उस चालक पदार्थ की वैद्युत धारिता कहते हैं।
C इज इक्वल टू Q बाई वैद्युत धारिता आवेश और वैद्युत विभव के अनुपात के बराबर होती है। अब वैद्युत धारिता को हम आवेश और विभव के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। किसी चालक पदार्थ की वैद्युत धारिता उसको दिए गए आवेश और उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात के बराबर है। यदि चालक शून्य विभव पर था तो उसका विभव V बढ़ करके हो गया, जबकि आवेश दिया गया Q। इन दोनों के अनुपात के बराबर Q और V। वैद्युत धारिता C इज इक्वल टू Q बाई V में मात्रक यदि Q और V का हम लिखते हैं तो कूलाम Q का मात्रक और V विभव का मात्रक वोल्ट। कूलाम पर वोल्ट। C का मान 1 प्राप्त करें अगर हम 1 कूलाम आवेश देने पर, यदि किसी चालक का वैद्युत विभव 1 बढ़ता है 1 वोल्ट, तो उसकी वैद्युत धारिता 1 होगी और वैद्युत धारिता का मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट है। हमने आपको पहले भी बताया था कि वैज्ञानिकों को सम्मान देने के लिए उनके नाम पर मात्रक लिखते हैं, तो इस अनुपात को फैरड लिखेंगे। वैद्युत धारिता का मात्रक एसआई प्रणाली में फैरड होता है। तो 1 फैरड बराबर 1 कूलाम बटा 1 वोल्ट। 1 फैरड इज इक्वल टू 1 कूलाम बाई 1 वोल्ट। C को दूसरे शब्दों में भी परिभाषित कर सकते हैं। किसी चालक को दिए गए आवेश और उसके विभव के अनुपात को वैद्युत धारिता कहते हैं। वैद्युत धारिता का मात्रक फैरड होता है। जैसा कि आप जानते हैं कूलाम विद्युत आवेश का बहुत बड़ा मात्रक है। कूलाम विद्युत आवेश का बड़ा ही नहीं बहुत बड़ा मात्रक है। एसआई प्रणाली में आवेश का यह मात्रक है। तो सामान्यतया व्यावहारिक कार्यों में आंकिक प्रश्नों में आपको प्रश्न मिलते रहे होंगे माइक्रो कूलाम, पिको कूलाम। उसी तरह से वैद्युत धारिता का फैरड एक बड़ा मात्रक है। इस बड़े मात्रक को छोटे मात्रकों में फैरड को सिंबल रियल से हम लिखेंगे 1 फैरड और माइक्रो फैरड, पिको फैरड छोटे मात्रक लिए जाएंगे। 1 माइक्रो फैरड इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 फैरड। अब देखिए ये पैमाना है, स्केल आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं। कूलाम का अगर मालूम है 1 माइक्रो कूलाम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 कूलाम। 1 पिको कूलाम 10 टू द पावर -12 कूलाम के बराबर है। तो उसी तरह से माइक्रो फैरड और पिको फैरड अक्सर व्यावहारिक कार्यों में छोटे संधारित्र यंत्र है, एप्लियंस है और धारिता उसका एक गुण है। तो सामान्य कार्यों के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों में जो कैपेसिटर यूज होता है वह माइक्रोफैरड या पिकोफैरड की ही कोटि का होता है। अब देखिए जितना हमने आज पढ़ा, हमने प्रारंभ किया पदार्थों को विद्युतीय आधार पर 3 प्रकार बताया गया, अचालक, सुचालक और कुचालक। इसके बाद आवेश देने पर चालक का विभव बढ़ता है। इस संबंध को लेकर के हमने वैद्युत धारिता का निर्धारण किया। वैद्युत धारिता यदि गोले भिन्न भिन्न आकृतियों के रूप में चालक हों तो उनकी वैद्युत धारिता के लिए सूत्र निर्मित किया जाएगा। प्रारंभ में ही बता दिया था कि सूत्र का निगमन नहीं आता तो न्यूमेरिकल आपके 60% नहीं आएंगे, इसीलिए फार्मूले का डिराइवेशन मस्ट है। एक गोलीय चालक पदार्थ लिया, इस चालक को हमने आवेश दिया। आवेश प्राप्त करते ही इसका विभव शून्य से ऊपर उठने लगता है।
जैसे जैसे आवेश की मात्रा बढ़ाएंगे इसका विभव बढ़ता जाएगा। पहले ये शून्य विभव पर था, हमने प्लस क्यू आवेश इसको दिया तो पहले से जानकारी है, पढ़ा गया है कि किसी गोली चालक को आवेश देने पर कुल आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है और पृष्ठ का प्रत्येक बिंदु समान विभव पर होता है। ऐसे पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो गोली चालक को हमने आवेश क्यू दिया और माना इस आवेश के देने पर उसका विभव V हो गया। धनात्मक आवेश दिया गया है, विभव V हो गया। वैद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश क्यू दिया गया है, इस पर एक समान रूप से वितरित है। स्थिर वैद्युत में हमने माना था कि यदि किसी गोली चालक को आवेश दिया गया है तो वह आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा और वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर प्रदर्शित होगा, त्रिज्यानुगामी होगा, त्रिज्या की दिशा में, रेडियल। और यह मान लिया जाता है कि इसके पृष्ठ पर वितरित पूर्ण आवेश इसके केंद्र पर स्थित है और इसी स्थिति को लेकर के हम वैद्युतीय गणनाएं अब तक करते रहे। तो प्लस क्यू आवेश चालक को मिला है और क्यू आवेश के कारण इसके पृष्ठ पर कितना विभव उत्पन्न होगा, पहले इसकी गणना की जाए, जिसके आधार पर वैद्युत धारिता निकालें। वैद्युत विभव के लिए यदि इसकी त्रिज्या a है तो इसको दिए गए प्लस क्यू आवेश के कारण इसके पृष्ठ पर उत्पन्न वैद्युत विभव V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यदि यह कोई अन्य माध्यम है निर्वात या वायु के अतिरिक्त और उसका परावैद्युतांक k है, तब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k Q/a त्रिज्या के बराबर, पीछे R लिखा हुआ मिला था। ये हो गया गोलीय पृष्ठ का वैद्युत विभव और परिभाषा के अनुसार इस गोलीय चालक की धारिता C = Q/V, C = Q/V V 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/a। गणनात्मक कार्य के लिए भिन्नात्मक भाग डिवीजन में है तो मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाता है मल्टीप्लिकेशन के बाद, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, कहते हैं भिन्न उलट जाती है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a बाई q, C = Q कैंसिल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a। यदि माध्यम K था तो यहाँ K प्रयोग करेंगे, माध्यम निर्वात या वायु है तो K का मान 1 होता है। यह सूत्र प्राप्त हुआ कि a त्रिज्या का गोलीय चालक यदि K परावैद्युत माध्यम में रखा हुआ है, K परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा हुआ है, तो उसको Q आवेश देने पर उसकी धारिता कितनी होगी, ये त्रिज्या पर निर्भर करता है। यह माध्यम होने पर जिसका परावैद्युतांक K है पर संधारित्र की धारिता, और यदि यह माध्यम निर्वात या वायु है तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K के स्थान पर 1 समझें तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a। इन दोनों धारिताओं का अनुपात यदि हम निकालें C/C डिवीजन करेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a कैंसिल हो जाएगा, केवल k आएगा। किसी माध्यम में
किसी चालक की वैद्युत धारिता और निर्वात में उसी चालक की वैद्युत धारिता के अनुपात को उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। यह गोलीय चालक की धारिता का सूत्र है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू A, जहाँ K उस माध्यम का परावैद्युतांक है जिसमें चालक रखा हुआ है और A उस गोलीय चालक की त्रिज्या है। यदि निर्वात या वायु में चालक है तो K 1 होगा, तब उसकी धारिता 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A होगी। किसी चालक को जब हम आवेश देते हैं तो क्रिया होती है, चालक का वैद्युत विभव बढ़ना शुरू हो जाता है। अधिकतम क्षमता पर चालक को आवेश दिया जाए, अर्थात अब वह और आवेश ग्रहण नहीं कर सकता, तो उस समय उसका वैद्युत विभव होगा और इन राशियों को लेकर के वैद्युत धारिता ज्ञात की। अब हम किसी चालक के लिए बिना प्रयोग के मानसिक प्रयोग करते हैं। तार्किक, किसी चालक को आप Q आवेश देते हैं, धनात्मक, प्रायोगिक कार्यों के लिए धनात्मक आवेश। यह चालक प्रारंभ में आवेशहीन है, अर्थात शून्य विभव पर है। शून्य विभव पर चालक है। जब आवेश देना प्रारंभ किए तो इसका विभव शून्य से बढ़ना प्रारंभ हुआ। जब इसके पास ये कुछ धनात्मक आवेश हो गया तो दूसरा और धनात्मक आवेश हम देंगे, तो इस पर स्थित धनात्मक आवेश प्रतिकर्षण बल उस धनात्मक आवेश पर लगाएगा जो इस पर जाना चाहता है। तो इस पर पहले से प्राप्त धनात्मक आवेश और धनात्मक आवेशों के आने का विरोध करें। अब यहाँ एक्सटर्नल सोर्स से उस बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा जो प्रतिकर्षण बल इस चालक के आवेशों से इस देने वाले आवेश पर लग रहा है। तो इस प्रक्रिया में हम कार्य करते हैं बाह्यकर्ता द्वारा, और कार्य करने पर कार्य कहाँ गया, किसी निकाय पर यदि कार्य किया जाता है तो किया गया कार्य उस चालक में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। तो हम कहेंगे इस चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा इसको Q आवेश देने में किए गए कार्य के बराबर होगी। अब देखते हैं कि प्रारंभ में चालक का वैद्युत विभव शून्य है और वैद्युत विभव चालक को आवेश प्राप्त होने पर बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते अंत में V हो जाता है। चालक का प्रारंभिक विभव शून्य और अंतिम विभव V, बीच में भिन्न भिन्न मानों पर होते हुए V अधिकतम मान प्राप्त करता है। तो चालक का विभव एक समान नहीं हो रहा है आवेश देने की प्रक्रिया में, आवेश देने के साथ साथ विभव बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में हम चालक के औसत विभव की जांच करेंगे। थोड़ा सा यहाँ हम समझाने के लिए लिखते हैं, Q आवेश देने पर चालक का औसत विभव। दो राशियां हैं, एक से बदलकर दूसरी राशि हुई, तो पूरी प्रक्रिया के लिए औसत मान छोटी कक्षाओं प्राइमरी सेक्शन में आप औसत लेते थे। औसत माने दोनों मानों को जोड़कर 2 से भाग देना। हायर क्लास में गए तो आपने कहा अरिथमेटिक मीन, समांतर माध्य, जो प्रारंभिक और अंतिम मानों के योग का आधार है। 0 + V/2 मीन्स V/2। चालक को Q आवेश दिया गया और पहले वह शून्य विभव पर था, अंत में V विभव हुआ, तो पूरी प्रक्रिया के दौरान औसत विभव V/2। 0 + V/2 मीन्स V/2। अब वैद्युत विभव की परिभाषा से हम पढ़ते हैं कि V = W/Q
किसी चालक का विभव किए गए कार्य और आवेश के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात W = Q। Q आवेश चालक को देने पर उसके विभव में औसत मान, उसका औसत विभव V/2 हुआ। तो इस प्रक्रिया में आपने कितना कार्य, W = Q × औसत विभव V/2। W = 12 Q। चालक को पूर्ण रूप से आवेशित करने में किया गया कार्य 12 QV हुआ और यह किया गया कार्य चालक में वैद्युत स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो गया, अर्थात चालक की वैद्युत स्थिति ऊर्जा 12 QV हुई। वैद्युत स्थिति ऊर्जा को U से लिखेंगे 12 Q। वैद्युत धारता के रूप में सूत्र प्राप्त किया गया Q और V के पदों में, C = Q/V। आंकिक प्रश्न हल करने में यदि Q और V का मान दिया है तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। Q नहीं है यदि 12 Q = CV। Q के स्थान पर CV रख दें तो CV × CV। यह सूत्र भी वैद्युत स्थिति ऊर्जा का ही सूत्र। और यदि V न हो, इसके लिए देखें मूल सूत्र 12 Q और V का मान क्या होगा यहाँ से Q/, तो Q 12Q और V का मान क्या रखेंगे Q/C, तो Q²/C²। देखिए पहला सूत्र मिला है Q और V, दूसरा सूत्र C और V, तो तीसरा सूत्र Q और C में होना चाहिए, तो V का मान Q/C और मूल सूत्र 12 QV मिला, तो 12 Q और V का मान चालक को जब आवेश दिए थे तो दिया गया आवेश उसके विभव के अनुपात में बढ़ता है, तो Q = CV प्रयोग किया। Q और C के पदों में अगर हम लिखना चाहें तो 12 Q और V क्या होगा Q/C, 12 Q²/C। देखिए यहाँ मिसिंग हो रही थी, इसलिए हमने इसको फिर से लिखकर आपको समझाया। यहाँ V है Q/C, V के स्थान पर Q/C करते हैं, तो V² है Q²/C², अभी भी तो 12, ये सूत्र त्रुटिपूर्ण हो रहा है। 12 QV हुआ था पहले और V का मान Q/C, तो U बराबर, देखिए जो चीज़ गलत हो जाती है टीचर पढ़ाते समय कुछ भी गलत बोल सकता है, कंसंट्रेशन अगर उसका जरा भी बिगड़ता है किन्हीं कारणों से, तो ये अगर आपको कोई चीज़ गलत बता दी गई है तो उसको फिर सही करना और कठिन कार्य हो जाता है, क्योंकि गलत चीज़ भुलवाना और फिर सही समझाना अब दो काम हो गए। इसलिए हमें भी चाहिए कि गलत लिखने से बचें, क्योंकि वर्क बढ़ जाएगा, दो पार्ट में हो जाएगा। 12 Q और V क्या है, यहाँ गलती किए थे, 12 Q और V का मान है Q/C। बात साधारण है, दिमाग घूम जाने पर गलती होती है, तो 12 Q²/C।
ये तीन रूपों में वैद्युत स्थिति ऊर्जा का सूत्र है। वैद्युत स्थिति ऊर्जा हाफ क्यू वी, क्यू और वी के पदों में, सी और वी के पदों में, क्यू और सी के पदों में। आप इसको समझ सकते हैं, इकट्ठा आप याद करें। वैद्युत स्थिति ऊर्जा U इज इक्वल टू हाफ क्यू वी, हाफ सी वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। पढ़ सकते हैं क्यू स्क्वायर बाई 2c। तो यह किसी चालक की वैद्युत स्थिति ऊर्जा के लिए सूत्र हैं। ये सूत्र आंकिक प्रश्नों को हल करने में प्रयोग होंगे। यदि Q और V का मान दिया है प्रश्न में, तो आप पहला सूत्र, C और V दिया है तो दूसरा, Q और C दिया है तो तीसरा सूत्र प्रयोग करेंगे। तो अब चालक की वैद्युत स्थिति ऊर्जा के लिए धारिता के आधार पर सूत्र ज्ञात किया गया। अब हम देखेंगे कि किसी चालक को दूसरे किसी चालक से जोड़ दिया है। देखिए, वैद्युत विभव को हम लोगों ने बहुत एक्सप्लेन पढ़ा था आवेशों के प्रवाह के लिए, कि जिस चालक का वैद्युत विभव ऊंचा है उस चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर आवेश का प्रवाह होता है। भले ही निम्न उच्च वैद्युत विभव वाले चालक के पास आवेश की मात्रा कम ही क्यों न हो, लेकिन वैद्युत विभव अधिक होने से कम वैद्युत विभव वाले की ओर आवेश का प्रवाह होता है। दो भिन्न भिन्न चालक A और इन चालकों के लिए इनका प्रारंभिक वैद्युत विभव V1, पहले को 1 सिंबल से, इस पर आवेश की मात्रा Q1 और इसकी धारिता C1। पहले चालक पर आवेश Q1, वैद्युत विभव V1 और धारिता C1। दूसरे चालक पर आवेश Q2, वैद्युत विभव V2 और धारिता C2। यदि इन दोनों चालकों को सुचालक तार द्वारा जोड़ दिया गया तो उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर आवेश का प्रवाह प्रारंभ हो जाए, और ये आवेश प्रवाह तब तक होगा जब तक कि दोनों का वैद्युत विभव समान हो न जाए। समान वैद्युत विभव वाले चालकों को जोड़ने पर आवेशों का प्रवाह नहीं होता। तो यहाँ मानना पड़ेगा दोनों में से कोई एक बड़ा, जो बड़ा उससे आवेश का प्रवाह ज़्यादा। यदि V1 इज ग्रेटर देन V2, किसी को तो मानना ही पड़ेगा। समान मान लेंगे तो कोई कार्य नहीं है, आवेश का प्रवाह नहीं हो रहा। यदि V1 इज ग्रेटर देन V2, तो चालक A से चालक B को आवेश प्रवाहित होगा, और आवेश प्रवाह तब तक होगा जब तक कि दोनों समान विभव पर न हो जाएं। माना समान विभव B होने पर आवेशों का प्रवाह रुक जाता है। तो पहले चालक के लिए Q इज इक्वल टू CV फार्मूले से Q1 इज इक्वल टू C1 और Q2 इज इक्वल टू C2। दोनों चालक जोड़ देने पर कुल आवेश कितना होता है, यहाँ ध्यान रखते हुए अब यहाँ से आप समझें। कुल आवेश Q1 प्लस Q2, जब ये समान विभव पर हो गए तो दोनों अब एक ही चालक जैसा व्यवहार करेंगे। तो जोड़ने के पश्चात दोनों पर कुल आवेश Q1 प्लस Q2 और कुल वैद्युत विभव V।
दोनों चालक जोड़ दिए गए। अब उनकी धारिताएं C1 और C2 थी, तो तुल्य धारिता ये C1 प्लस C2। अब Q इज इक्वल टू CV फार्मूला से V इज इक्वल टू Q बाई C। V इज इक्वल टू Q बाई C। तो V इज इक्वल टू कुल वैद्युत विभव चालक Q बाई C, और यहाँ Q क्या है, Q1 प्लस बाई C1 प्लस C2। आवेशों का प्रवाह रुक जाने पर चालकों का संयुक्त रूप से वैद्युत विभव Q1 प्लस Q2 बाई C1 प्लस C2 होगा। Q1 का मान C1 V1, Q के अलावा CV के पदों में तुल्य वैद्युत विभव का मान C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2। यह उभयनिष्ठ विभव कॉमन पोटेंशियल है चालकों का, जो कि दोनों का एक समान है। यहाँ देखिए बहुत टिपिकल बात नहीं रही, दो चालक जिन पर Q1 और Q2 आवेश है, जबकि उनके वैद्युत विभव V1 और V2 हैं, धारिताएं C1 और C2 हैं। तो Q1 इज इक्वल टू C1 V1 और Q2 इज इक्वल टू C2 V2। चालकों को एक दूसरे से सुचालक तार द्वारा संबद्ध कर देने पर आवेशों का प्रवाह होगा, और दोनों का मान लीजिए उभयनिष्ठ विभव V हो जाता है, तब आवेशों का प्रवाह रुक जाता है। ऐसी स्थिति पर मिलाकर दोनों पर कुल आवेश Q1 प्लस Q2, इनका उभयनिष्ठ विभव V, तुल्य धारिता C1 प्लस C2। अब वैद्युत विभव बराबर आवेश बटे धारिता, तो उभयनिष्ठ वैद्युत विभव बराबर कुल आवेश Q1 प्लस Q2 बाई धारिता C1 प्लस C2। Q1 और Q2 के मान यहाँ से वापस करते हैं, C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2। इस तरह से उभयनिष्ठ विभव का मान ज्ञात हो। एक चालक से दूसरे चालक पर आवेश गया है, स्थानांतरित होता है आवेश, उसका मान देखने के लिए हमने माना कि पहले चालक से दूसरे चालक पर आवेश गया है। इसका मतलब है पहले चालक का आवेश Q1 था और बाद में आवेश Q1 गया। तो पहले चालक से दूसरे चालक पर आवेश गया है, इसका मतलब Q1 गैस से बड़ा है। तो स्थानांतरित आवेश की मात्रा Q1 माइनस Q1। पहले आवेश Q1 था और स्थानांतरण के बाद जब उभयनिष्ठ विभव V हो गया, तो पहले चालक पर Q1 गैस आवेश हो गया, जबकि हमने प्रक्रिया में लिया था कि पहले चालक से दूसरे पर आवेश गया तब गणना किया। यही बात दूसरे से पहले पर लेकर के कर सकते हैं। तो Q1 का मान C1 V1 माइनस, ध्यान दें Q1 गैस माने आवेशों के स्थानांतरण के बाद पहले चालक पर आवेश की मात्रा। तो आवेश बराबर CV होता है। अब धारिता C1 पहले भी थी और अब भी, और वैद्युत विभव क्या हो गया, V हो गया, जो उभयनिष्ठ विभव था। हाफ C1 V1 माइनस C1 और V का मान उभयनिष्ठ विभव C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस।
क्रॉस मल्टीप्लिकेट करें, डिनोमिनेटर C1 प्लस C2 है, C1 से मल्टीप्लाई करते हैं C1V1 स्क्वायर, फिर C2 से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस C1 C2 V1 माइनस C1 से मल्टीप्लाई किया C1 स्क्वायर V1 माइनस C1 C2 V2 बाई C1 प्लस C2 C1 V1 स्क्वायर प्लस और माइनस साइन के साथ कैंसिल करें, C1 C2 V1 माइनस C1 C2 V2, C1 C2 यदि कॉमन ले लिया गया तो V1 माइनस बाई C1 प्लस C2, C1 प्लस C2, C1 C2 बाई C1 प्लस C2 और ब्रैकेट में V1 माइनस V2। ये स्थानांतरित आवेश की मात्रा है, एक से दूसरे पर आवेश गया है। यहाँ हमने ज्ञात किया कि पहले से दूसरे पर कितना आवेश गया या दूसरे ने पहले आवेश से कितना आवेश ग्रहण किया। तो स्थानांतरित आवेश की मात्रा यह इसलिए दूसरे के लिए कह रहे हैं कि दूसरे ने उतना ही आवेश ग्रहण किया है जितना आवेश पहले चालक ने दिया है। तो पहले चालक द्वारा दिया गया आवेश बराबर दूसरे चालक द्वारा ग्रहण किया गया आवेश, और ये दोनों ही समान मान पर इतने हैं। C1 C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2। प्रायोगिक रूप से और गणनात्मक रूप से देखा गया कि यदि चालकों को आपस में जोड़ दिया जाए तो ऊर्जा की हानि होती है। दो चालक एक दूसरे द्वारा संबद्ध कर दिए जाएं और आवेशों का पुनर्वितरण हो, जिसका अर्थ है एक चालक से दूसरे चालक पर आवेश जाता है, तो इस प्रक्रिया में वैद्युत ऊर्जा, स्थिर वैद्युत ऊर्जा की हानि होती है। वह हानि जोड़ने वाले तारों में ऊष्मा के रूप में और भिन्न भिन्न रूपों में भी प्रकट होती है। सबसे स्पष्ट रूप उसका ऊष्मा है। यह बात गणनात्मक रूप से ज्ञात की जा सकती है। देखिए, दो चालक जिनकी धारिताएं C1 और C2 तथा पहले की ही तरह C1 C2 धारिताएं वैद्युत विभव V1 V2 हैं और इन्हें हम सुचालक पदार्थ से जोड़ेंगे, तार से। तो जोड़ने से पहले दोनों ही अब चालकों के स्थान पर संधारित्र शब्द प्रयोग करेंगे। चालक आवेश ग्रहण कर ले और उसका वैद्युत विभव कुछ हो जाए तो वह एक संधारित्र है। तो इन चालकों की कुल संयुक्त रूप से ऊर्जा पहले चालक की हाफ C1 V1 प्लस हाफ C2 V2 जोड़ने से पूर्व चालकों की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जाएं और जोड़ने के बाद यदि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान V डैश हो जाता है तो जोड़ने के बाद फार्मूला हाफ CV स्क्वायर यूज करें। हाफ C के स्थान पर C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर, हाफ C1 प्लस C2। उभयनिष्ठ विभव का मान हम लोगों ने क्या प्राप्त किया था? V इक्वल टू Q1 प्लस Q2 बाई C1 प्लस C2 और इनके मान रखे गए Q1 Q2 पे C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस उभयनिष्ठ विभव का मान रखते हैं।
हाफ C1 प्लस C2 और V का मान C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2 होल स्क्वायर। 1 टाइम C1 प्लस C2 है और यहाँ C1 प्लस C2 का स्क्वायर है, अलग अलग लिखते हैं। C1 प्लस C2 होल स्क्वायर। 1 टाइम C1 प्लस C2 कैंसिल हो गया, हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर। C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2 C1 V1 C2 इसका होल। C1 प्लस C2 1 टाइम कैंसिल है, 1 टाइम रिमेनिंग पार्ट, बचा हुआ भाग C1 प्लस C2। प्रारंभिक वैद्युत स्थिति ऊर्जा और अंतिम वैद्युत स्थिति ऊर्जा प्राप्त हो गई। अब हम दोनों का अंतराल करके यह सिद्ध करेंगे कि U U डैश से बड़ा है, सिद्ध करेंगे। और U से U डैश को हम घटाते हैं, दोनों का अंतर यानी प्रारंभिक वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ऋण अंतिम वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल। प्रारंभिक है, हाफ कॉमन लेकर के लिखें तो C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर। अंतिम मान घटाते हैं, माइनस हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 V1 V2। क्रम से कहते हुए ठीक लगता है, प्रतिबंध नहीं है कि यही आप बाई C1 प्लस हाफ कॉमन ले इतना और बीच में ऋण चिन्ह, इसके बटे 1 समझते हुए क्रॉस मल्टीप्लिकेट करें, यानी C1 प्लस C2 का इसमें दोनों का हर डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए C1 का मल्टीप्लाई हुआ C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, फिर C1 C2 V2 स्क्वायर, C2 से करते हैं प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर। C1 प्लस C2 का मल्टीप्लिकेशन पहले पद में होगा, 2 पद आए, फिर दूसरे C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, फिर C1 का इसमें गुणा C1 C2 V2 स्क्वायर, और इससे करते हैं C1 C2 V1 स्क्वायर, और इस पद में करेंगे तो प्लस C2 स्क्वायर V2। अब बचे हुए ये पद चिन्ह के साथ लिख रहे हैं, ऋण चिन्ह ब्रैकेट के पहले है, माइनस एप्लीकेट होगा, माइनस C1 स्क्वायर V1 माइनस C2 स्क्वायर V2, और माइनस एप्लीकेट करते हैं माइनस 2 C1 C2 V1। प्रारंभिक और अंतिम वैद्युत स्थिति ऊर्जाओं का अंतर ज्ञात किया और अभी लिखा, और सबके बटे क्या होना चाहिए C1 प्लस। अब आते हैं C1 प्लस C2 बाहर लिखें, 1/2 C1 प्लस C2। इनमें कुछ कैंसिलेशन होगा, वॉच करें, माइनस C1 V1 स्क्वायर C1 V1 स्क्वायर से
C2V2² माइनस C2² V2², ये भी वही कैंसिल, बचता क्या है C1C2V2² C1C2V1² माइनस 2C1C2V1V2, 3 पद बचते हैं और सभी पदों में C1C2 को अगर कॉमन ले लें तो क्या बचता है V2² प्लस V1² माइनस 2V1। ध्यान रहे C1C2 कॉमन है, C1C2/2C1 प्लस C2, V1 प्लस V1² प्लस V2² माइनस 2V1 V1 माइनस V2 होल स्क्वायर। ये V2 माइनस V1 होल स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर हम लॉजिक देंगे अपना तर्क। संधारित्र की धारिता कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, इस कारण C1 प्लस C2 सदैव धनात्मक है और 2 अंक है, यह भी पूरा मिलाकर धनात्मक है। अब डिपेंडिंग V1 माइनस V2 होल स्क्वायर पर किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग कभी ऋणात्मक नहीं होता, परफेक्ट स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होगा। अगर x = 2 है तो x² = 4, x = -2 तो x² = -2²। किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग कंप्लीटिंग स्क्वायर कभी ऋणात्मक नहीं होता, और यह इस पर तर्क हम लोग ले चुके हैं कि धारिताएं ऋणात्मक नहीं और ये धनात्मक है। तो अंतिम रूप से ये मान क्या आया, हम एग्जाम्पल लें कि इफ a माइनस b = पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन 0, तो पहले वाली संख्या निश्चित रूप से दूसरे वाले से बड़ी है यदि दो संख्याओं का अंतर धनात्मक। 8 ऋण 3 बराबर 5 धनात्मक तब होगा जब 8 बड़ा है 3 छोटा है। अगर 3 ऋण 8 हो जाएगा तो ऋण 5 हो जाएगा, तो ये धनात्मक है। इसका मतलब u माइनस u डैश धनात्मक है, और धनात्मक होने की स्थिति में पहला पद दूसरे से बड़ा है, तो यहाँ पॉजिटिव है, अतः u = u। u प्रारंभिक वैद्युत स्थिति ऊर्जा है और u डैश अंतिम। प्रारंभिक वैद्युत स्थिति ऊर्जा अंतिम वैद्युत स्थिति ऊर्जा से अधिक है, अर्थात स्थितिज ऊर्जा की हानि हुई। तो आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा की हानि होती है, जो हानि जोड़ने वाले तारों में ऊष्मा के रूप में परिलक्षित होती है, आभास होता है उसका। अब वैद्युत धारिता से संबंधित चैप्टर तो चूँकि काफ़ी लंबा है, इस चैप्टर में अभी और भी वीडियोज बनाने पड़ेंगे। भिन्न भिन्न प्रकार के संधारित्र, गोलीय संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र, 2 प्लेटों को लेकर बनाया जाएगा। और संधारित्र की धारिता की डिपेंडिंग किस पर है, जब प्लेटों को लेंगे तो प्लेटों के क्षेत्रफल पर, उनके बीच की दूरी पर, उनके बीच जो मीडियम रखा हुआ है उस पर डिपेंड करेगा। तो ये एक्सप्लेन किया जाएगा आगे। और भिन्न भिन्न आकृतियों के संधारित्र जैसे गोलीय संधारित्र या समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, व्यंजक का मतलब फार्मूला जो प्राप्त होता है, तो संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र ज्ञात करेंगे। उनमें भी कंडीशन, यदि संधारित्र की प्लेटें जो ऐसे हैं उनके बीच कुछ न हो, निर्वात या वायु, और उनके बीच कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए, तो दोनों स्थितियों में धारिताएं अलग अलग होंगी। और पूरे भाग के बजाय यदि आंशिक रूप से भर दिया गया तब धारिता क्या होगी।
और भिन्न भिन्न प्रकार के परावैद्युत पदार्थों की अलग अलग पट्टियां भर दी जाएं तब धारिता क्या होगी। यह सूत्र बोर्ड परीक्षा में प्रायः पूछा जाता है और इसका निगमन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। उसके बाद समांतर श्रेणी क्रम में संधारित्रों को जोड़ते हैं तो तुल्य धारिता कैसे मिलती है। और आंकिक प्रश्नों के लिए बाध्यता है कि बहुत अधिक आंकिक प्रश्न आपको नहीं बताए जा सकते। सभी सूत्रों पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्न यानी एप्लीकेशन आपको समझा दिया जाएगा और उस एप्लीकेशन को समझने के बाद आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो वो तो अभी काफ़ी आगे की बात है। इस वीडियो में बस इतना ही। यदि पढ़ाना हमारा समझ में आया है और आपके लिए उपयोगी है तो अनुरोध करेंगे कि आप लोग इसे अवश्य पढ़ें, समझें, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें और लाभ होता है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, जिससे और आप जैसे अन्य विद्यार्थियों को लाभ मिल सके बिना किसी भुगतान के। अब अपनी वाणी को हम यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।